आबा व अजदाद की तफसीलात को नस्ल दर नस्ल तहरीर करना क्या कहलाता है? खानदानी शजरा कहलाता है। खानदानी शजरा को जो है फैमिली ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? फैमिली ट्री। आबा व अजदाद, आबा व अजदाद यानी कि एंसेस्टर्स, एंसेस्टर की जो भी हमारी तफसीलात हैं उनको जनरेशन बाई जनरेशन जो है, नस्ल दर नस्ल जो तहरीर करते ना हम, उसको क्या कहते हैं? खानदानी शजरा कहते हैं। खानदानी शजरा के लिए एक और लफ्ज का भी इस्तेमाल करते हैं, शजरे नसब। नस्ल और खानदान की औलाद की तरतीब जो है क्या कहलाती है? खानदानी शजरा या शजरे नसब कहलाती है। यानी कि हमारे जो बुजुर्ग गुजरे ऊपर, उनके बारे में वहां से लेके नीचे तक, यानी कि हम तक बताने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसको खानदानी शजरा, फैमिली ट्री बोलते हैं। खानदानी जो शजरा हम पेश करते, परदादा, दादा, दादा दादा के बच्चे, फिर परदादा, परदादा के बच्चे, दादा, फिर उनके बाद वालिद, ऐसा इस तरह जो बताते हम, इसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल करें खानदानी शजरे को बताने के लिए, तहरीर करने के लिए, लाइन डायग्राम बोल के हमारी किताब में आया। देखिए, सवाल ये पूछ सकता है कि खानदानी शजरे को इसके जरिए से बताया जा सकता है, या फिर खानदानी शजरे को इस तरह लिखा जाता है, इस डायग्राम के जरिए से जाहिर किया जाता है, बोले तो हमको जहन में आना है कि लाइन डायग्राम, खानदानी शजरा लाइन डायग्राम के जरिए से पेश किया जाता है। ये एक पॉइंट याद रख लीजिए। वालिदैन, दादा, परदादा और उनके आबा व अजदाद को लाइन डायग्राम के जरिए से जाहिर करना खानदानी शजरा या फैमिली ट्री कहलाता है। ओके, चलिए। एक खानदान के बच्चों में आमतौर पे क्या अब एक फैमिली है समझिए, वो फैमिली में जो बच्चे होते हैं उनमें किसकी मुशाबिहत होती है? बच्चे कैसे नजर आते हैं, कैसे दिखते हैं हमको एक फैमिली में? पेरेंट्स के जैसे, वालिदैन जी के जी जैसे, जी जी, खानदान बिल्कुल। कोई हाँ वालिद के हाँ, जैसे, या कोई वालिदैन के जैसे रहते, कोई दादा दादी के जैसे भी रहते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जी ये आप सुने होंगे, बच्चा दादा पे गया, दादी पे गया, ये बच्ची जी नानी की जी जी। जैसी है, नाना। तो एक हाँ, खानदान में त्योहारों के बच्चे जो है आमतौर पे अपने पेरेंट्स, वालिदैन, माँ या बाप, दादा या दादी, नाना या नानी, फूफी या मामी की शबाहत पाई जाती है इन बच्चों में। फूफा की नहीं होती, फूफा के बाहर खानदान से आते हैं हमारे पास। हाँ, ये थोड़ा सा याद रख लीजिए। फूफा से मुशाबिहत नहीं रहती बच्चों की, फूफी से मुशाबिहत हो सकती, मामू से मुशाबिहत हो सकती, मामी से मुशाबिहत नहीं होती, क्योंकि मामी, फूफा, ये चाची जो है दूसरे खानदान से क्या होते हैं, आते हैं। हाँ, तो एक खानदान के बच्चों में आमतौर पे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, फूफी और मामू की शबाहत पाई है। शबाहत यानी कि बच्चे जो नजर आते हैं ना, वैसा। जी, बाज बच्चे अफराद खानदान से क्या है, शबाहत रखना जरूरी नहीं है। हर बच्चा जो है किसी दादा से दिखना, दादा की जैसा दिखना, या फिर जो है कोई जो है वालिद की जैसा दिखना जरूरी नहीं है। थोड़ा सा बच्चों की जो है शबाहत अलग भी हो सकती है, अपने अफराद खानदान से मिलना जरूरी नहीं है। तो हमारा जो जिस्म है ये क्या है, इसको जैसा है वैसा हम कबूल करना चाहिए, और इसका क्या करना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। ये एक पॉइंट जो है इम्तिहान में पूछा तो पूछ सकता, क्योंकि जेंडर सेंसिटिविटी के हिसाब से ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारा जिस्म जैसा है हम उसको वैसे ही कबूल करें, और उसका क्या करें, तहफ़्फ़ुज़ करें, हम दूसरों से अपना तकाबुल ना करें। ओके, चलिए, ये खानदान के ताल्लुक से था। अब खानदान की हम अक़साम देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, अलग अलग खानदान कैसे होते हैं। तो खानदान के जो डिफरेंट टाइप्स है, उसमें जो है अफराद की तादाद को बेस बनाया गया है, यानी कि अफराद की तादाद पर मुनहसर है कि वो खानदान कौन सा कहलाएगा। अफराद की तादाद पर इन्हिसार करते हुए क्या हुआ, खानदानों को छोटे, बड़े या मुश्तरका खानदान में बांटा गया है। पहले हम इनफरादी खानदान या न्यूक्लियर खानदान देखेंगे। इनफरादी खानदान या न्यूक्लियर खानदान किसको कहते हैं? ऐसा खानदान जिसमें शौहर, बीवी और उनके गैर शादीशुदा बच्चे होते हैं, क्या कहलाता है? इनफरादी खानदान या न्यूक्लियर खानदान कहलाता है। ओके, ओके समझ सर। में आई? जी इनफरादी जी, खानदान समझ यानी कि जी ऐसा सर। खानदान जिसमें शौहर, हाँ बीवी और उनके गैर शादीशुदा बच्चे, छोटे जी, बच्चे भी हो माँ सकते बाप हैं, वो और उनके बड़े होने के बाद भी बच्चे भी हो सकते हैं, जब तक वो हो गैर सकते, शादीशुदा है, उनकी फैमिली क्या कहलाएंगी? इनफिरादी इनफरादी खानदान या इनफिरादी न्यूक्लियर खानदान। फैमिली कहलाएगी। इसके लिए एक और ओके। दो टर्म्स का भी इस्तेमाल करते हैं, सिंपल फैमिली या एलिमेंट्री फैमिली। ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये हमारे सिंपल फैमिली जी या एलिमेंट्री फैमिली बोल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा ये जायद पॉइंट है, समझिए।
सिंपल फैमिली या एलिमेंट्री फैमिली भी इसको कहते हैं। चलिए ये एक खानदान की किस्म होगी। दूसरी जो है जॉइंट फैमिली है, मुश्तरिका खानदान है। तो इस खानदान में कौन कौन रहते हैं? माँ बाप, चाचा चाची, उनके बच्चे, ताया ताई के बच्चे, दादा दादी हाँ, होते फूफा फूफी। हैं। जी। हैं। तो ऐसे खानदान को क्या करेंगे, कहीं पर जो है फूफा फूफी वगैरह भी होते हैं। तो ऐसा हाँ, खानदान जिसमें मुश्तरिक। माँ बाप के अलावा दादा दादी और चाचा चाची, ताया ताई वगैरह होते हैं। फूफा फूफी तो बहुत कम होते हैं, लड़की क्योंकि शादी करके अपने घर चले जाती ना, तो फूफा माँ बाप फूफी बहुत कम होते हैं। चाचा तो ये चाची जो हाँ माँ बाप, चाचा चाची, ताया ताई, दादा दादी और उनके और उनके बच्चे। बच्चे। हाँ चाचा चाची के बच्चे, ताया ताई के बच्चे जो होते हैं, जो सब मिलजुल कर एक जगह एक घर में रहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? मुश्तरिका खानदान या जॉइंट फैमिली कहेंगे। ओके यस सर। जी। चलिए एक और अभी मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हमारी आम हिंदुस्तानी फैमिली भी एक वो है। हमारे पास 3 वो दिया सिलेबस में। एक इंफरादी न्यूक्लियर खानदान बोल के दिया, एक मुश्तरिका खानदान दिया, एक छोटा खानदान बोल के दिया। वो छोटे खानदान में जो है दादा दादी को बतला रहा, दादा दादी, शौहर बीवी और उनके बच्चे हैं। ये आम स्ट्रक्चर है हमारे हिंदुस्तानी फैमिलीज का, आम स्ट्रक्चर है। तो इसको एक छोटी फैमिली भी आप ले सकते हैं। न्यूक्लियर फैमिली भी छोटी फैमिली ही होती है, मुश्तरिका खानदान बड़ा खानदान होता है। इसमें सवाल ऐसा पूछ सकता है कि ऐसा खानदान जिसमें दादा दादी और उनके बच्चों के बच्चे भी होते हैं, कौन सा खानदान कहलाता है? मुश्तरिका खानदान। मुश्तरिका खानदान, खानदान। मुश्तरिका खानदान। दादा दादी उनके बच्चे बोले तो यहाँ पर क्या बनते हैं? वो एक लड़के के चाचा बनते या ताया बनते। चाचा चाची भी आते हैं। हाँ दादा दादी और उनके बच्चे उनके बच्चे पाए जाते हैं, तो कौन सा? मुश्तरिका खानदान या जॉइंट फैमिली कहलाएंगे। ऐसा खानदान जिसमें सिर्फ एक कपल होता है, एक जोड़ा होता है और उनके बच्चे होते हैं, वो कौन सा खानदान कहलाता? इनफरादी इंफरादी या इंफरादी न्यूक्लियर खानदान। सवाल एक ही होता है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से फ्लिप किया जाता है। जैसे अभी मैं आपको बोला शौहर बीवी और उनके गैर शादीशुदा बच्चे होते हैं बोले, तो उसको इंफरादी या न्यूक्लियर बोले। इसी को हम और अल्फाज में बोल सकते हैं कि एक जोड़ा होता है और उनके बच्चे होते हैं, या फिर हाँ एक कपल होता है या उनके बच्चे होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियर या इंफरादी खानदान कहते हैं। तो इसमें ईवीएस में जो है ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, सवालात होते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा फ्लिप भी किया जाता है। थोड़ा सा समझ के हम जो है उसको हल करना है। नहीं हमारे पास जो है दरसी किताब में दादा दादी का भी तस्वुर है उसके अंदर। हाँ 3 खानदान बताया उसमें। इसमें एक मुश्तरिका खानदान बोला, एक इनफरादी खानदान बोला और एक छोटा खानदान का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन क्लियर ये नहीं बताया कि यही छोटा खानदान है, लेकिन वो तस्वीर के जरिए से बता रहा है कि उसमें आमतौर पे हमारे पास जो हिंदुस्तानी इंडियन जो फैमिली सिस्टम है उसमें बच्चे के साथ उनके पेरेंट्स दादा दादी भी होते हैं। खानदानी निज़ाम में वक्त के हिसाब से तब्दीलियाँ वाक़ होती है। कब वाक़ होती? अब देखिए, नए फ़र्द की आमद पर, नए फ़र्द की आमद पर, यानी कि एक फैमिली है, उसमें तब्दीली कब आती? अगर उनके यहाँ पर लड़का या लड़की पैदा हुई, एक खानदान है, तो उनके यहाँ पर लड़का या लड़की की पैदाइश हुई, तो ये उनके पास तब्दीली हुई। नए फ़र्द की आमद पे क्या होती है? तब्दीली वाक़ होती है। नया फ़र्द एक बच्चा या बच्ची की पैदाइश भी हो सकती, या फिर लड़के की शादी के बाद जो लड़की घर आती है ना, उसकी आमद से भी क्या होता है? तब्दीली वाक़ होती है। ओके, समझ में आई ये बात? नए फ़र्द की ये पॉइंट याद रख लीजिए, नए फ़र्द की आमद से। फ़र्द कौन हो सकता है वो? हाँ, बच्चे की पैदाइश, हाँ, बच्चे की पैदाइश हो सकती, या फिर लड़के की शादी के बाद जो लड़की आती ना, वो। हाँ, इससे क्या होता? खानदान में इज़ाफ़ा होता, आमद से इज़ाफ़ा होता। याद रखिए, नए फ़र्द की आमद से फैमिली मेंबर्स में, अफ़राद खानदान में इज़ाफ़ा होता है। चलिए एक और जो है क क अगर कोई जो है एक जगह से दूसरी जगह नक़्ल मुक़ाम करे, नक़्ल मकानी करे, माइग्रेशन करे, यानी कि वो जॉब करते, गवर्नमेंट जॉब है, तो जो है उनका ट्रांसफ़र हो गया, समझिए तबादला हो गया। यहाँ से जो है उनकी तरक्की हो गई, या फिर सिर्फ़ तबादला हुआ, तो उनका जो मुक़ाम है वहाँ उसको छोड़ के उन्होंने क्या किया, नए मुक़ाम को मुंतक़िल हो गए। तो यहाँ से क्या हो, अगर अब कोई फ़र्द ख़ानदान से मुंतक़िल हो रहा, तो यहाँ पर अफ़राद ख़ानदान में कमी होती और दूसरी जगह क्या होते हो ना, जो है माइग्रेट हो जाते हैं। तो इससे भी क्या है, ख़ानदान में तब्दीली वाक़। दूसरा, रोज़गार के सिलसिले में अपने मुक़ाम को छोड़ के दूसरे मुक़ाम को जो माइग्रेट होते हैं,
नखले मकान होते हैं, उससे भी क्या होता, तब्दीली वाक़ई होती, यानी कि एक फर्द यहाँ से निकल के दूसरी जगह चला जाता। ये एक हो गया। दूसरा और एक पॉइंट क्या है, तालीम के सिलसिले में भी अगर कोई अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह जा रहा, तो भी क्या है, खानदान में तब्दीली वाक़ई होती है। एक और क्या है, और एक तब्दीली कब वाक़ई होती है, लड़की है घर में, तो लड़की की अगर शादी करके दे दिए, लड़की की शादी हो गई, तो क्या होता, खानदान में तब्दीली वाक़ई होती है, यानी कि फर्द की कमी होती है। एक और तब्दीली कब वाक़ई होती है, अगर खानदान में किसी की मौत हो गई, किसी का इंतकाल हो गया, तब भी क्या होता, खानदान में तब्दीली वाक़ई होती है। तो कितने पॉइंट्स बोला मैं तब्दीली के, मैं एक मरतबा फिर दोहरा दूंगा, नए फर्द की आमद पर, खाली सुन लीजिए नस्ल आप। मुखामिल। तो जी, बच्चे की पैदाइश हो सकती है, और लड़के की शादी करके जो है नई लड़की जो घर में आती वो है। दूसरा क्या है, नखले मकानी, यानी कि एक मुकाम से, नखले मुकाम भी बोल सकते हैं, नखले मकानी भी बोल सकते हैं हम, इंग्लिश में इसको माइग्रेशन बोलेंगे। नखले मुकाम करके एक नए मुकाम पर मुंतकिल होना, जॉब के सिलसिले में हो सकता, वो तालीम के सिलसिले में भी हो सकता, या जो जॉब है यहाँ पर ट्रांसफर के सिलसिले में भी हो सकता, या फिर किसी को नई जॉब लग गई, उन्हें जा रहे हैं उधर, तो वो भी क्या है, खानदान में तब्दीली के उसमें आ जाता। तालीम के सिलसिले में अगर जा रहे हैं तो वो भी एक होता। दूसरा क्या है, लड़की की शादी करके दे दी दूसरी जगह, तो लड़की जो है अपने घर को छोड़कर, वालिदैन के घर को छोड़कर क्या है, दूसरी जगह जाती है, वहां पर इजाफा होता है, जहाँ पर लड़की जाती है वहाँ इजाफा होता है अफराद खानदान में, यहाँ पर कमी कमी वाक़ई। कमी उसके बाद देखिए, और फर्द किसी के खानदान में किसी फर्द की जो होते हैं ना, अफराद खानदान में किसी का इंतकाल हो जाना, दुनिया से चले जाना, मौत वाक़ई हो जाना, उससे भी क्या है, खानदान में तब्दीली वाक़ई होती है। तब्दीलियाँ क्या है, कभी खुशगवार होती है, कभी नाखुशगवार होती है। अगर चेंजेस होने के बाद जो है अच्छा, सब अच्छा चला, तो वो खुशगवार तब्दीलियाँ हैं। अगर चेंजेस होने के बाद झगड़े वगड़े हो रहे, या फिर कुछ ऐसा हो रहा जिससे कि गम है, दुख है, तो वो नाखुशगवार तब्दीलियाँ हैं। ओके। खानदान में अगर किसी की शादी हो या फिर बच्चे की पैदाइश हो, तो खानदान में नए अफराद का इजाफा, नए फर्द का इजाफा होता है। खानदान में मौजूद कोई फर्द रोजगार की खातिर घर छोड़कर चला जाए, या किसी का इंतकाल हो जाए, तो अफराद, या शादी होकर चला जाए, तो अफराद खानदान की तादाद में क्या होती है, कमी वाक़ई वाक़ई होती है। हाँ, खानदान में अफराद के शामिल होने या छोड़ के चले जाने से क्या होती है, तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं। हाँ, इसमें सवाल ये पूछ सकता है, देखिए खानदान में तब्दीली कब वाक़ई हो सकती है, कब वाक़ई होती है, तो उसमें अगर आपको ऑप्शन दिया, समझिए, एक जो है अफराद खानदान के शामिल हो, खानदान में शामिल होने पर, छोड़कर जाने पर, या फिर ए और बी दोनों, या फिर जो है कुछ और एक ऑप्शन दिया, समझिए, तो हम क्या लेना, ए और बी, यानी कि अफराद के शामिल होने पर भी तब्दीली होती, छोड़कर जाने पर भी क्या होती है, तब्दीली वाक़ई होती है। चलिए, ये तो खानदानी निज़ाम की तब्दीलियाँ होंगी। अच्छा, ये जो तब्दीली आ रही, तो न्यूक्लियर खानदान पढ़े हम, तो ये कैसा वजूद में आता? न्यूक्लियर खानदान, मुश्तरका खानदान पढ़े, मुश्तरका खानदान के फ़वाइद देख लेंगे हम। क्या है मुश्तरका खानदान के फ़वाइद? फ़वाइद यानी कि फ़ायदे, बेनिफिट्स, मिलजुल के रहने के क्या फ़ायदे हैं? 2-3 फैमिलीज़ जो है एक जगह मिलजुल के एक ही घर में रहे, तो क्या फ़ायदे हैं? ये सुनने में बहुत छोटे पॉइंट्स है, लेकिन जो है इम्तिहान में थोड़ा-सा इसको फ्लिप करके पूछता, थोड़ा-सा जो है चेंज करके पूछता। तो वहाँ पर जो है, अगर हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझे तो क्या है, थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गए। जो म एक जैसे नज़र आने वाले ऑप्शंस रहते हैं, उसमें हम गलत ऑप्शन लगा देते हैं। होना चाहिए, मिल-जुल कर अगर रहे तो क्या है, मुश्तरका खानदान के फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। जैसा मिसाल के तौर पे अभी बोले, बच्चों की निगहदाश्त, यानी कि बच्चों की जो है देखभाल बहुत अच्छी तरह होती है। जिस घर में बुज़ुर्ग होते हैं, हाँ, एक से ज़्यादा बड़े लोग होते हैं, तो वहाँ पर क्या है, बच्चों की देखभाल भी अच्छी होती, और बच्चों की तरबियत भी अच्छी होती। क्यों? इसलिए कि उनको देखने वाले और उन पर नज़र रखने वाले बहुत सारे बड़े लोग होते हैं। और उसके अलावा बच्चों को जो है, बड़े लोग जो घर में होते हैं, जैसे दादा-दादी साथ में हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बच्चों को कहानियाँ वगैरह भी सुनाते, नई-नई बातें वगैरह भी बच्चों को बताते हैं, और नए तौर तरीकों से बच्चों को वाकिफ़ भी करवाते हैं। और सब मिल-जुल के एक साथ क्या करते हैं, मिल-जुल के रहे तो क्या है, मिल-जुल के रहने से खुशियों में इज़ाफ़ा भी होता है। एक साथ हाँ, रिश्तों की कदर भी मालूम होती, और एक-दूसरे की जो है, लोग बच्चे जो है, एक बड़े आपस में एक-दूसरे की इज़्ज़त करेंगे, तो बच्चे भी आपस में एक-दूसरे को देखकर बड़ों की इज़्ज़त करना सीखेंगे। और मुख्तलिफ कामों को मिल-जुल के करने से क्या होता है, एक-दूसरे पर बर्डन भी कम पड़ता। चाहे वो कामों का बर्डन हो, या फिर फाइनेंशियल, माशी तौर पे अगर कोई एक भाई है, उनकी तनख्वाह कम है, दूसरे भाई की तनख्वाह ज़्यादा है, तो जो है
अगर अच्छी मेंटालिटी है तो वो मैनेज हो जाता। यानी कि सब बच्चे, उस फैमिली के सारे बच्चे जो है एक जैसा खा सकते हैं और एक जैसे कपड़े पहन सकते हैं। अगर न्यूक्लियर फैमिली है समझिए, तो एक भाई की जो है तनख्वाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करते हैं लोग, यानी कि अच्छी जॉब है, तो उनके बच्चे जो है अच्छा आगे बढ़ जाते। और जो है ये एक ड्रॉबैक है समझिए, जो अगर एक भाई की तनख्वाह कम है या फिर कम उसकी नौकरी है, तो उनके बच्चे थोड़ा सा क्या है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। मिलजुल के रहने के मुश्तरका खानदान के बहुत सारे फवायद। न्यूक्लियर खानदान कैसा फॉर्म होते हैं, कैसा बनते हैं? अगर मैं ये बोलूँ कि मुश्तरका खानदान से ही न्यूक्लियर खानदान वजूद में आते हैं, सही है क्या ये? जी सर। जी सर। बिल्कुल। जी जी। सर। जी सर अभी एक, बिल्कुल। हाँ, जी एक पॉइंट बोले देखिए, मैडम बोले एक पॉइंट के शादी करके अगर अलग हो गए तो न्यूक्लियर फैमिली एक बन जाती है। इसके अलावा बन और जाती क्या वजह, हाँ, अगर एक वजह तो नकले ये मकाने हुई। करे, किसी को जॉब आ गई, जॉब बीवी की को आ वजह से, गई, नकले चले गए, मकाम करने की वजह नकले से मकाम होता सर। करना, जी जी, माइग्रेट हुए जॉब की वजह से, माइग्रेट तो हुए। न्यूक्लियर जी सर, फैमिली जो है वजूद में आती है। जायदाद की वजूद में तकसीम आती। से आती क्या? जी सर आती ना। जायदाद, हाँ, जी आबा जी सर, अजदाद की, जायदाद की दादा हाँ की, सर जी आती सर। है, सर आती है। वालिद जी की सर। जायदाद थी, सब जो है हाँ डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, विरासत तकसीम हो गई, हाँ तो जायदाद की जी तकसीम से भी क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली जी बनती है। सर। बनती है। अच्छा, एक और ये हो सकता है कि जॉब के सिलसिले में अगर दूसरी जगह गए, तो वो एक वजह है। तीन वजह देख लिए। एक और ये हो सकता है कि फैमिली जो है अब सब मिलजुल के थे, मुश्तरका खानदान में थे, अब बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो रहे, तो बच्चों के बच्चे हो गए, घर बस, हाँ, तो घर इससे में क्या होता है, स्टोर घर जो है ना काफी हो जाता। छोटा पहले जो घर छोटा बनाए हो थे, जाता है। हाँ, जी जी, पहले जो घर बनाए थे वो दादा बच्चों के और उनके छोटे बच्चों के वास्ते था। बच्चे बड़े हो रहे, तो वहां पर क्या है, रहने के लिए भी गुंजाइश होना जरूरी है। अगर नहीं रहती क्या होता, बड़ा घर नहीं रहा तो क्या होता, मजबूरन जो इंफरादी है खानदान वजूद में माइग्रेट, आता मजबूरन जो है अपनी फैमिली को अलग है। इंफरादी करना पड़ता है। और हम खानदान आमतौर पे बेटर यही ना। देखते हैं कि घर नाकाफी होने की वजह से, या फिर जायदाद की तकसीम होने की वजह से, या फिर जॉब हो जाने की वजह से क्या होता है, मुश्तरका खानदान से न्यूक्लियर खानदान क्या होते हैं, वजूद में इंफरादी खानदान आते वजूद में हैं। आता जी, इनफरादी खानदान वजूद में आते हैं। ये इसमें देखिए, न्यूक्लियर खानदान के लिए इनफरादी खानदान जो है, उर्दू उसका ट्रांसलेशन इस्तेमाल हुआ किताब में। न्यूक्लियर जो है, सबसे पहले ईवीएस के लिए एक दरसी किताब होने होने के लिए रिकमेंड करने वाला कमीशन कमेटी कौन सी है? ईश्वरी भाई पटेल है। ईश्वर भाई कमेटी सर। पटेल कमेटी जी जी, ये कमेटी, 1977 में। जी जी बिल्कुल। किसके लिए बैठी थी कमेटी है? ईवीएस किताब ईवीएस को सिलेबस में नहीं पढ़ाना। नहीं साइंस के लिए अलहदा बुक्स नहीं, होना बोले। जी, ये जो कमेटी अलग बिठाए थे, दरसी किताबों पर और निसाब पर जो है नजर सानी करने के वास्ते बिठाए थे ये कमेटी। उसमें उस कमेटी का रिकमेंडेशन ये है कि ईवीएस की भी एक दरसी किताब होना चाहिए। कौन सी क्लास से? जी जी जी, कौन सी क्लास से रिकमेंड करे ईवीएस को ये कमेटी? अव्वल और दोवां। जी, अव्वल अव्वल थर्ड तो क्लास पंजम से ईवीएस सर। नहीं है। थर्ड टू जी जी, थर्ड टू फिफ्थ सर। सुवमता पंजुम सर। ये, जी जी, हाँ, सुवमता पंजम नहीं अव्वल से अव्वल नहीं है जी ईवीएस, सर, अव्वल से अव्वल नहीं, से नहीं सुवमता है। जी पंजुम। जी, और ये सुवम तो ऑप्शन पंजुम। आपको इम्तिहान में क्वेश्चन आया तो ये अव्वल अव्वल ता पंजुम का ऑप्शन आपको कंपलसरी रहता, ये गलत ऑप्शन है। सुवमता पंजुम ही ईवीएस है। और ईश्वरी भाई पटेल जो कमेटी है वो भी रिकमेंड सुवमता पंजुम ही करी। जी यही सर। कमेटी जो है एसयूपीडब्ल्यू को, जो हम डाइट में करते हैं ना, जी जो सर। सीखे हम, यानी कि बच्चों को खुद मुक्तफी बनाने के लिए, यानी कि उस जमाने में जो है रोजगार के बहुत ज्यादा सीखने मौके के नहीं थे, तो बच्चे जो है खुद से कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ जो है सीख के अपने पैरों पर खड़े हो जाना बोल के, तो बच्चों को हुनर सिखाए जाते थे। हुनर सिखाने का रिकमेंडेशन यही कमेटी करी, ईश्वरी भाई पटेल कमेटी। एस पीडब्ल्यू का रिकमेंडेशन इस कमेटी की तरफ से किया गया। तो जी अब सर। हम ईवीएस पढ़े ना, तो ईवीएस के जो है लिहाज से इसका जो है रिकमेंड करने वाले जो है ईश्वरी भाई पटेल। इन्विरॉन्मेंट कौन सी जबान से लिया गया लफ्ज है? लातिनी। लातिनी लातीनी। जुबान से। किससे मुश्तक है ये? लातिनी। किससे एनविरोनर, माखज है या मुश्तक? एनविरोनर। हाँ, एनवेनॉरर। एनविरॉनर। जी शाबाश, सर, उसका माने एनविरोनर। क्या है? एनविरॉनर के माने क्या है? अतराफ से लिया गया, नीचे अतराफ से का सराउंडिंग। माहौल। इंग्लिश इंग्लिश टर्म दे, सराउंडिंग। इंग्लिश टर्म दे। सराउंडिंग। सराउंडिंग नहीं, सराउंडिंग। टू सराउंड, टू सराउंड, सर फिर से बोलिए। जी सर। टू सराउंड, टू सराउंड, TOSURROUND, सराउंड, टू सराउंड। चलिए, सबसे पहले एनवायरनमेंट लफ्ज का इस्तेमाल करने वाला कौन सा जो है हिस्टोरियन है? थॉमस कार्लाइल। वापस कर। थॉमस कार्लाइल। कार्लाइल। जी।
अफराद खानदान किसको कहते हैं? एक खानदान में मिलजुल कर रहने वाले, एक खानदान में मिलकर रहने वालों को अफराद खानदान कहते हैं। ठीक है। इससे जो ग्रोह की शक्ल में रहते हैं। हाँ, ऐसे खानदान वो खानदान है, ऐसे अफराद का गिरोह जो आपस में रिश्ते से मुंसलिक हो, यानी रिश्ते से जुड़े हुए रहते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? खानदान। अफराद खानदान अबे घर, आमतौर पे घर में रहने वाले लोगों को खानदान बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि घर में रहने वाले सब जो है एक ही उसके हो। आप देखते होंगे बच्चे रहते बाहर पढ़ाई के सिलसिले में रहते, सब अलग अलग जो है जगहों से आते, एक जगह रहते, एक घर में रहते, तो वो खानदान कहलाता है क्या? नहीं कहलाता वो। नहीं कहलाता। रिश्तों से मुंसलिक जो रहते अफराद जो एक घर में रहते हैं उसको क्या बोलेंगे हम? खानदान कहेंगे। खानदान। उसके बाद देखिए खानदान की छोटा खानदान किसको बोले हम? इंफरादी या न्यूक्लियर खानदान किसको बोले? जिसमें है ना शौहर माँ बाप और बच्चे। हस्बैंड वाइफ और बच्चे। हाँ, जिसमें माँ बाप या शौहर बीवी या जोड़ा उनके बच्चे रहते, गैर शादीशुदा बच्चे रहते, उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर खानदान बोले। चलिए खानदानी शजर। आम हिंदुस्तानी फैमिली में क्या क्या कौन कौन अफराद खानदान रहते हैं? छोटा खानदान कौन होता से? है, दादा दादी बच्चे माँ बाप होते हैं। हाँ, शाबाश। चलिए नस्ल और खानदान की औलाद की तरतीब क्या कहते हैं हम लिखने को, दर्ज करने को? नस्ल खानदानी शजरा। खानदानी शजरा, इंग्लिश में उसको फैमिली ट्री फैमिली न्यूक्लियर। कहेंगे। अच्छा देखिए ये फैमिली ट्री को क्या एक और भी टर्म का इस्तेमाल करते हैं, जीनियोलॉजी। फिर एक बार बोलिए। जीनियोलॉजी। और ये खानदानी जो शजरा है इसको इंग्लिश में फैमिली ट्री बोलते हैं ना, उसके लिए एक और टर्म का भी इस्तेमाल होता है, पेडिग्री चार्ट भी बोलते हैं। ओके। फैमिली ट्री के लिए पेडिग्री चार्ट या जीनियोलॉजी भी टर्म का इस्तेमाल पेडिग्री चार्ट। करते हैं। जी, खानदानी शजरे को कौन से डायग्राम से पेश करते हैं? लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम से डायग्राम। पेश करते हैं। ऐसा खानदान जिसमें दादा दादी उनके बच्चे और उनके बच्चे होते हैं क्या कहलाता है? बड़ा खानदान। मुश्तरका खानदान सर, मुश्तरका तरीका खानदान। ये बड़ा खानदान छोटा खानदान जो टर्म है ये सिर्फ हम अपने समझने के लिए वो करे सो है, किताब में जो है आपको बड़े खानदान छोटे खानदान का तस्वुर नहीं है, यानी कि हाँ बड़ा खानदान बोले तो जी न्यूक्लियर खानदान। जी तब्दीलियां कब वाक़ई होती किसी भी खानदानी निज़ाम में? खानदान में अफराद के शामिल होने या छूट के चले जाने से तब्दीलियां वाक़ई होती। शामिल होना बोले तो पैदाइश भी होती है उसमें, शादी करके हाँ लेकर आते, तो ये शामिल होने में आ जाता। छोड़ के चले जाने में क्या है? नकले मकानी हो जाती, तबादला हो जाता, उसमें रोजगार के सिलसिले में छोड़ के जाना होना, तालीम के सिलसिले में शादी करके चले जाना, या फिर मौत वाक़ई हो जाना। तो ये पूरे जो कॉजेस है, वजूहात है, इसको हम एक छोटे जुमले में ये कॉजेस याद रहना जरूरी है। देखिए जितने 6-7-8 जो बोला ना मैं, वो कॉजेस याद रहना आपको। वजूहात तब्दीलियां क्या, किस वजूहात की वजह से तब्दीलियां होती है तो हमको ये याद रहना। अगर तब सवाल ये पूछा कि खानदान में इसकी वजह से तब्दीली होती है, तो शामिल होने और छोड़ के चले जाने से तब्दीलियां वाक़ई होती है। न्यूक्लियर खानदान किस वजह से वजूद में आता? तब्दीलियों की वजह से, कोई आने से या फिर जाने से। नहीं, न्यूक्लियर खानदान किस वजह से वजूद में आता? माइग्रेशन से, विरासत की तकसीम से, विरासत की तकसीम और माइग्रेशन से, नकले मकानी से, होने की वजह, मुलाजिमत के सिलसिले में छोड़ के जाने से, दूसरी जगह जाने से। एक पॉइंट जो है जायदाद की तकसीम से और रिहाइश का जो है घर नाकाफी होने की वजह से। अच्छा न्यूक्लियर खानदान से ही मुश्तरका खानदान से ही न्यूक्लियर खानदान क्या होता वजूद में आता। चलिए आज के लिए इतना जो है काफी है। अच्छा एक पॉइंट ये बोलिए कि किसकी बुनियाद पर खानदान को मुख्तलिफ जो है कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम किया गया है? अफराद खानदान की तादाद की बुनियाद पर। तादाद पर ही क्या होता है? तादाद अगर कम है तो वो अलग खानदान है, तादाद अगर ज्यादा है तो वो अलग खानदान। वो छोटा पॉइंट है लेकिन इम्तिहान में अगर पूछा तो बहुत अच्छा जो है इसका रिस्पॉन्स रहता है स्टूडेंट्स की तरफ से। एक और भी है, देखिए हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन वो फैमिली के उसमें आता है, वो भी एक टाइप है, फैमिली की किस्म है। ऐसा खानदान जिसमें जो है लड़की की शादी हो जाती, लड़की शादी करके चले जाती,
लेकिन जो है बाद में जो है शौहर के इंतकाल के बाद फिर वापस अपने पेरेंट्स की तरफ आ जाती है, यानी कि पेरेंट्स के पास आ जाती है, उसके बच्चों के साथ अपने पेरेंट्स के पास आ जाती है। तो इसको एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं। पैटर्नल भी हो सकता है, या मैटरनल भी हो सकता है, यानी कि वालिद की तरफ से भी हो सकता है, वालिदा की तरफ से भी। एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं इसे। और एक माहौलियाती मुताला में ईश्वरी भाई पटेल जो है एक और रिकमेंड करे कि माहौलियाती मुताला की किताबों में जेंडर सेंसिटिविटी लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चाहिए। जेंडर सेंसिटिविटी लैंग्वेज किसको कहते हैं? कि ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना जिससे कि सारे जेंडर्स, कितने जेंडर है? आमतौर पे 2 जेंडर होते हैं, लड़का और लड़की। थर्ड जेंडर भी है, हाँ, लड़का और लड़की है। तो आप जुड़वा। ऐसे अल्फाज का निसाब में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना, जैसा बच्चा बोले हम, तो बच्चा बोले तो ये क्या है? जेंडर सेंसिटिविटी, इसमें लड़की भी आ जाती है और लड़का भी आ जाता है, यानी कि एक मखसूस किसी एक जिन्स को जो है आप टारगेट करके नहीं बोलना। जेंडर सेंसिटिविटी लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है करना चाहिए, यानी कि किसी एक मखसूस जिन्स को टारगेट नहीं बनाना, यानी कि ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करना जो सब जेंडर्स को रिप्रेजेंट करे। हाँ, ओके। सब जेंडर्स को जो है मुजफ्फर मसावी मोहम्मद तौर पे मौलवी बताते हैं। रिप्रेजेंट करे और सबको मसावी तौर पे जो है अप्रिशिएट करे। इसको हम जेंडर सेंसिटिविटी लैंग्वेज कहते हैं। ये भी रिकमेंड करने वाली ईश्वरी भाई पटेल कमेटी है। जेंडर सेंसिटिविटी लैंग्वेज का वहीं से जो है रिकमेंडेशन करने के बाद जो है निसाब में दाखिला हुआ। समझिए।